अब बात हो रही है संस्कृति की और चल रहा है कुंभ, तो उसका जिक्र ना करें ऐसा हो नहीं सकता। मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा होगी। विशेष मेहमान तीनों सेगमेंट्स के लिए यहां मौजूद हैं, लेकिन हर बार की तरह बिना विलंब किए आइए प्रारंभ करते हैं एक सुविचार से। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या आदि कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह ही यज्ञ, दान तथा तपस्या साधकों को भी शुद्ध बनाते हैं। Acts of sacrifice, charity and penance should not be given up. They must be performed, since sacrifice, charity and penance purify even the virtuous souls. आज वाकई बहुत अच्छा, एक अलग सी महसूस मुझे हो रही है, कुछ खास दिन लग रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ भारतीय संस्कृति की बात है, हमारी कलात्मक चीज़ों की बात है, साहित्य की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक विशेष तौर पर मुझे ये भी लगता है कि हमारा भारत या हमारा समाज सिर्फ कलात्मक चीज़ों से ही नहीं, जब तक टेक्नोलॉजी में हम लोग सशक्त नहीं होंगे, कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत में नहीं लिए जाएंगे तो भी सशक्त नहीं बन सकता है। अंशु, भारत तो इसमें अग्रणी है। अगर आप विश्व पटल की बात करें तो जितने भी इनोवेशंस या न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उसमें एक ना एक भारतीय का योगदान तो निश्चित होगा ही। और पूरी जो विश्व मैं कहूंगी आज भारत की ओर देखता है, ये समझ के कि क्या नया डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पर आया है। जब आप देखते हैं कि एक छोटा सा खोमचे वाला भी जी पे से या किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसा ले सकता है, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत महान है। और ऐसा ही भारत में एक डिजिटल इनिशिएटिव, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल इनोवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में, विस्तार पूर्वक जानेंगे क्या होता है, कैसे इसमें अवेल किया जा सकता है, क्या क्या सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती है। आइए मिलकर हमारे खास मेहमान का स्वागत करते हैं, श्री संजय कुमार राकेश जी का। सर स्वागत है, आप एमडी सीईओ हैं कॉमन सर्विस सेंटर से। सर वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू। तो संजय जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर, नाम से पता लग रहा है कि कुछ तो कॉमन है, सर्विस से भी पता लग रहा है कि कुछ सर्विस है और कोई सेंटर है, लेकिन बहुत अच्छे से इस बारे में आप ही बता सकते हैं। तो ब्रीफ में एक बार आप थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को क्या होता है। कॉमन सर्विसेज सेंटर की स्थापना की गई है इस सोच के साथ कि डिजिटल रिवॉल्यूशन का बेनिफिट उन लोगों को भी मिले जो खुद इसका बेनिफिट लेने में सक्षम नहीं है। इसके तहत देश में करीब 5.25 लाख से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां डिजिटल इक्विपमेंट्स, डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी भी सिटीजन को अगर सरकार की या गैर सरकारी सर्विसेज लेने की जरूरत है तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जो आदमी बैठा है वो उसका हेल्प करके उस सर्विस को उसको अवेल करने में मदद पहुँचाता है। सर, किस टाइप के सर्विसेज यहाँ पे आम इंसान अवेल कर सकते हैं? G2C सर्विसेज, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज होती है, जैसे किसी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना हो, आधार अपडेट करना हो, आधार बनवाना हो, या किसी सरकार की स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करना हो, उसकी केवाईसी करनी हो, बैंक के पैसे निकालने हो, या बैंक में खाता खुलवाना हो, लोन लेना हो, या ऑनलाइन परीक्षा देनी हो, इस तरह की सारी सर्विसेज सिटीजन्स वहाँ जाकर करके उसको यूज कर सकते। सर, आपने बहुत अच्छी इस जितनी भी पहले उनके बारे में हमें बताया, लेकिन ये एक ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो ग्रामीण विकास की या फिर वहां पर जो रोजगार मिलने का जो एक प्रावधान है, उसमें ये कैसे लोगों को हेल्प कर रहा है? जी, एक ग्रामीण क्षेत्रों को दिमाग में रख करके ही इसको लागू किया गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल सर्विसेज एक्सेस करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, चाहे जानकारी के चलते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हो।
तो आज हमारे करीब 4.25 लाख से ज़्यादा सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं और एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि आज करीब करीब 12 से 14 लाख लोग इस सेंटर से जुड़े हुए हैं जिनको अपने ही गांव में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है और वो अपने इनकम के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जी सर, अगर बहुत ही सहज भाषा में जानना चाहें, क्योंकि हमारे कई भाई हमारे साथ जुड़े होंगे, कि मान लीजिए मेरे को कोई बहुत ही बेसिक सी बात पूछनी कि खाता कैसे खुलता है, या फिर कोई पीएम की ऐसी स्कीम है, भारत सरकार की ऐसी कोई स्कीम है, उसका मैं लाभ कैसे उठा सकता हूँ, तो इसमें कैसे फैसिलिटेट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम सीधे वहां जा सकते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल है? जी, सब कुछ जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड हैं वो ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास साधन है, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है या मोबाइल है और आप यूज करना जानते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या जानकारी लेनी है या आप सक्षम नहीं है तो बहुत सिंपल है, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सब जगह है, आप वहां जाएं। वहाँ जो ऑपरेट करता है वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, मेरा पार्टनर है और उसको सर्विस देने के बदले में फी मिलता है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर कोई आता है तो वो खुश होता है क्योंकि वो उसके लिए एक ग्राहक है, तो वो उनको पूरी बात समझाता है। अगर खाता खोलना हो तो कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या सरकार की किसी स्कीम का फायदा लेना हो तो उसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो आपसे डिटेल्स लेकर करके आपके बिहाफ में उसको सारा डिटेल भर कर करके आपको ऑथेंटिकेट करके उसको अपलोड कर वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में भी ये सेंटर्स खुले हुए हैं। मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का आम इंसान है, उसे यही नहीं पता है कि कौन से क्षेत्र में कितनी दूरी पर और कहाँ पर ये खुला हुआ है, तो क्या उसका कोई एक डेटा या लगभग कितने खुल चुके हैं या कहाँ पर वो इस चीज़ का एक सर्वे कर सकता है कि कौन सा सेंटर उसके घर से कितनी दूर और कहाँ पर अवेलेबल है? जी, जैसा मैंने बताया करीब 6.25 लाख से ज़्यादा सेंटर पूरे देश में चल रहे हैं आज की तारीख में, और हर एक पंचायत में कम से कम एक सेंटर जरूर है। तो लोग, और चूंकि उसको ऑपरेट करने वाला आदमी भी उसी गांव का है, तो लोग प्रायः जानते हैं कि वो सेंटर कहाँ लोकेटेड है। फिर भी जिनको अगर नहीं पता और जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक CSC लोकेटर ऐप है, जिसमें जियो लोकेशन के साथ सारे सेंटर की जानकारी उपलब्ध है। वो देख कर करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है और फिर जाकर के उसमें अपनी सेवाएं अवेल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि देखिए महिलाएं इसमें थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। ये सवाल सर मैं भी पूछना चाह रही थी क्योंकि देखिए इस शो में हम भी महिलाएं बैठी हैं, तो ये बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण में CSC किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है? मैडम, जैसे मैंने बताया कि इसकी स्थापना ही हुई थी देश के पिछड़े और वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए जो इसको पूरा यूज नहीं कर सकते, और उसमें महिलाएं भी एक हिस्सा हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताने में कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत करीब 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हमारे सेंटर्स के माध्यम से डिजिटल साक्षरता से जोड़ा गया है। इसके अलावा हमारी 77,000 से ज्यादा महिला VLE हैं जो आज काम कर रही हैं, और ये सिर्फ नॉर्मल सर्विसेज नहीं देती है, महिलाओं को विशेष रूप से सर्विसेज देती हैं, और कई सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को वो फैसिलिटेट भी करती हैं, चाहे जैसे मैंने बताया कि साक्षरता अभियान हो या एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोग्राम चला था स्त्री स्वाभिमान, उसमें लोगों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और एक डिजी सखी का प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं को बताती हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। आपको एक उदाहरण बताऊं, अलवर में हम लोग गए थे, तो हम एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले, तो एक महिला से मैंने पूछा कि आपको इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिजिटल सखी बनने से क्या फायदा हुआ। उस महिला ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा कि साहब पहले हमारा दूध 30 रुपए किलो बिकता था, दीदी के आने से अब 40 रुपए किलो बिकता है, और पैसा भी मुझे घर पे मिल जाता है। तो मैंने पूछा कैसे हुआ, तो उसने कहा कि साहब बैंक मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मैं जा नहीं सकती थी। कोऑपरेटिव में 40 रुपए लीटर दूध लेते हैं, लेकिन पैसा बैंक में देते हैं। मजबूरन मुझे हलवाई को देना पड़ता था, वो 30 रुपए देता था। अब दीदी आ गई है, मैं कोऑपरेटिव में जाती हूँ, पैसे दूध जमा कर देती हूँ,
पैसे बैंक में जाते हैं, दीदी मेरे पैसे यहाँ दे देती है। हाँ। तो ये डीजी पे सखी के माध्यम से जो पैसे निकालने की व्यवस्था हुई, उसके तहत बिल्कुल ये शुरू हुई। आपको ये भी बता दें कि हमारी एक महिला वीएलई है किरण सैनी, राजस्थान में, जिसको उसने इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने उसको मिलकर के उप सरपंच बना दिया है उस गांव। अच्छा सर, आपने जैसे बताया, देखिए पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, इसमें हर दिन कुछ नया क्रांति आ रही है। ऐसे में कहीं एआई का जिक्र हो रहा है, कहीं ब्लॉकचेन का जिक्र हो रहा है, तो इन नई जो नवीन पहल हैं, इनको आप कैसे इसके साथ जोड़ रहे हैं? जी, हमारा एक सिस्टम है जो हम वीएलई के साथ रीच आउट करते हैं, लोगों में जानकारी फैलाते हैं, बट बैकएंड में एक स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम भी हम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके इंश्योर करते हैं कि सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा हो, स्मूथ हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानकारी मिले और वो सेफ और सिक्योर भी हो। तो इसके लिए हमारे पास इंजीनियर्स की पूरी टीम है जो इंगेज्ड हैं और हमेशा उनसे इंटरैक्ट करके एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश करती रहती हैं। उसमें हमेशा हम नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था यूज करते हैं। जी सर, टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, इनोवेशंस का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, सीएस पोर्टल या सीएस अपने सर्विस सेंटर्स में, तो कितना भरोसेमंद है और किस तरह से हम इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको आगे हम काम में ले रहे हैं? जी, हमारा सिस्टम अभी तक हम ये मानते हैं कि पूरी तरह साइबर सिक्योर है। जी। जो साइबर सिक्योरिटी के नए प्रोटोकॉल्स आते रहते हैं, हमारी टीम है जो उसको इम्प्लीमेंट करती रहती है। हमने सिस्टम भी इस तरह से डिजाइन किया है कि हम मिनिमम डेटा अपने यहाँ रखते हैं और जो डेटा हम कैप्चर करते हैं उसका ट्रांसमिशन और स्टोरेज में जो प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसका पूरी तरह पालन करते हैं। तो इस तरह हम इंश्योर करते हैं कि वीएलई के एंड पे किसी तरह का सिस्टम हो, जैसे ही वो हमारे सिस्टम में लॉगिन होता है, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं और फिर ये इंश्योर करते हैं कि पूरी जर्नी सेफ सिक्योर हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। हाँ, क्या बात है सर। सीएससीज की अगर हम यात्रा की बात करें, उपलब्धि एक तो आपने बताई कि जो दीदी के बारे में आपने बताया कि उनको प्रॉफिट हुआ, 30 का दूध बिकता था वो 40 का बिकने लगा, तो ये तो उपलब्धि हो गई। मैं और ज्यादा इच्छुक हूँ सर ये जानने में, सक्सेस यात्रा की बात करें, कुछ और उपलब्धियां जो आपके जहन में एक स्मृति चिन्ह के तौर पर रहता हो कि हाँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी? सीएससी की जर्नी 2006 से शुरू हुई थी और 2015 के बाद इसमें काफी गति आई। तो इस दौरान हमने कई उपलब्धियां की। एक मैंने बताया कि हमने करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षरता का ज्ञान ट्रेनिंग दी है। तो इस तरह से देश में एक बड़ी डिजिटल साक्षरता लाने में हमारा भी एक योगदान है। फिर सरकार की जितनी स्कीम्स आती हैं उसको जन जन तक पहुंचाने में सीएससी की बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले ई श्रम स्कीम आई थी जिसमें करीब 30 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 18 करोड़ लोगों का सीएससी के माध्यम से हुआ। क्या बात? अभी पीएम विश्वकर्मा सरकार ने लॉन्च किया था पिछले बार, उसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन सीएससी ने किया। पीएम सूर्यघर आया, उसमें 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट देना था, उसमें 55 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन सीएससी ने किया। ये सीएससी की एज ए होल सक्सेस स्टोरी है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे वीएलई इनकम भी करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। आपको बताएं, एक हमारे रत्न सागर अग्रवाल हैं छत्तीसगढ़ के, वो विकलांग हैं। बट उन्होंने जर्नी जब शुरू की थी तो छोटी सी जगह से शुरू की थी। आज उनके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। क्या बात? और वो सारी सर्विसेज देते हैं लोगों। जी सर, आपने बताया जैसे कि वो सारी सर्विसेज देते हैं, यहीं से मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर कोई, ये तो हमने बात की कि सर्विस अगर कोई आम इंसान अवेल करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर मैं बात करूं कि कोई ये सर्विस सेंटर ओपन करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है क्योंकि हमारा उद्देश्य सिटीजन्स को अच्छी सर्विस देना है। बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि सिलेक्शन भी सिटीजन करे। इसलिए कोई भी खोलना चाहे तो अगर वो 10th पास है, थोड़ी बहुत कंप्यूटर जानता हो, उसके पास 50 स्क्वायर फीट की कम से कम जगह हो और करीब 50,000 से 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, जैसे कंप्यूटर्स में, प्रिंटर तो में। सर इसमें कुछ सरकार भी उनको सहायता देती है? नहीं मैडम, ये स्कीम पूरी तरह सेल्फ फाइनेंस है क्योंकि जब इसके डिजाइन में ही ये सोचा गया था कि ये ऐसा सिस्टम बनेगा जो सरकारी तंत्र पे डिपेंडेंट नहीं होगा। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी देंगे, वो
अच्छे बिहेव करेगा तो पब्लिक उसके पास आएगी, उससे वो सर्विस का फी लेगा और उसी से उसकी रोजी रोटी। सर आपने जैसे मेंशन किया कि सर्विस की फी है, तो इसका क्या मापदंड रहता है कि किस सर्विस की कितनी फी है, मिनिमम होती है या मतलब अब जो इंसान जिसके पास डिजिटल मोबाइल भी नहीं है वो जा रहा है तो वो कितनी फी दे पाएगा? जी, इसमें दो हिस्से हैं। जो सरकार की सर्विसेज है, इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि सर्विस की फी सीएससी जो मर्चेंट पार्टनर्स हैं जिनकी सर्विस है उसके साथ बैठ करके निगोशिएट करके सेटल करती है। ठीक है। तो जो सरकारी सर्विसेज है उसमें आपने जैसा बताया सर्विस फी काफी मिनिमम है। जैसे पीएम किसान में कोई रजिस्टर कराना चाहता हो तो 15 रुपया देना पड़ता है। ई श्रम में करना चाहता हो 20 रुपया सरकार देती है। फिर आधार अपडेट कराना चाहता हो तो 50 रुपए लगते हैं। जी। तो इस तरह तो कुल मिला के सर सर्विस हम अवेल भी कर सकते हैं, कोई अपना सेंटर ओपन करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए रही, और आप कीमती समय निकालकर इतनी ठंड में सुबह सुबह डीडी मॉर्निंग शो से जुड़े सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारे लिए भी प्रिविलेज है। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।